यह सब 6 अगस्त 2025 को एक क्षणिक हलचल से शुरू हुआ। प्रयोगशाला में इतना शांत, इतना निर्मल क्षण, फिर भी इसके निहितार्थ बेहद चिंताजनक थे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली वेधशाला को आपातकालीन ओवरराइड मोड में जाना पड़ा। किसी सुपरनोवा या ब्लैक होल के लिए नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज के लिए जो कहीं अधिक स्थानीय और कहीं अधिक भयावह थी। एक धूमकेतु, या कम से कम कुछ ऐसा जो धूमकेतु जैसा दिखता था। इसे 3 एटलस नाम दिया गया। पहले इसे एक और अंतरतारकीय यात्री समझा गया था, ठंडा, शांत और अनुमान लगाने योग्य। लेकिन जब वेब सेंसर सक्रिय हुए और डेटा की पहली लहर आने लगी, तो जो कुछ उन्होंने पकड़ा वह न केवल अप्रत्याशित था बल्कि असंभव भी था। इससे जो रासायनिक संकेत मिले वे किसी भी प्राकृतिक मॉडल से मेल नहीं खाते थे। अनुपात विचित्र थे, तत्व बेमेल थे, व्यवहार अनियमित था। और जैसे जैसे आंकड़े आते गए, फीड देख रहे हर खगोल भौतिक विज्ञानी के मन में एक डर धीरे धीरे घर करने लगा। क्या होगा अगर यह कोई धूमकेतु ही ना हो? क्या होगा अगर यह कोई गंध हो? किसी गंभीर गड़बड़ी का पहला संकेत धूमकेतु के कोमा से मिला, जो उसके केंद्रक के चारों ओर गैस का चमकीला आवरण होता है। सामान्यतः सूर्य से 6 खगोलीय इकाई की दूरी पर एक धूमकेतु को निष्क्रिय, स्थिर और सुप्त अवस्था में होना चाहिए। वहां सूर्य का प्रकाश इतना कमजोर होता है कि कोई सार्थक गतिविधि उत्पन्न नहीं कर पाता। लेकिन 3I एटलस पहले से ही सक्रिय था, और वह भी अत्यधिक सक्रिय। जेम्स वेब ने ऐसी स्पेक्ट्रल रेखाएं पकड़ी जिनमें जलवाष्प की जगह कार्बन डाइऑक्साइड की प्रधानता थी, जैसा कि अपेक्षित था। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक थी, जल से 8 गुना अधिक। यह अनुपात 8:1 न केवल असामान्य था बल्कि अभूतपूर्व था। सामान्य धूमकेतुओं का अनुपात मुश्किल से 0.7 तक पहुंचता है। यहां तक कि अंतिम अंतरतारकीय आगंतुक बोरोसोव का अनुपात भी लगभग 0.5 के आसपास था। यह कुछ और ही था, एक ऐसा पिंड जो इतनी तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहा था कि तापमान या सूर्य से निकटता से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो इस वस्तु को, इस खास यौगिक को ऐसी परिस्थितियों में उत्सर्जित करने के लिए बनाया गया हो जहां प्रकृति इसकी अनुमति नहीं देती। इससे भी अजीब बात यह थी कि धूमकेतु का आवरण भूतिया रूप से पतला था। लगभग कोई धूल नहीं थी, कोई ठोस मलबा नहीं था, कोई सामान्य अव्यवस्था नहीं थी, बस गैस थी। नियंत्रित, सहज और अत्यंत विशिष्ट गैस उत्सर्जन, जो एक अलग प्रकार की रसायन शास्त्र की ओर इशारा करता था, जो धूमकेतु निर्माण की हमारी समझ से परे था। जैसे जैसे वेब टेलीस्कोप और गहराई में पहुंचा, कहानी और भी भयावह होती गई। इसके सेंसरों ने गैस से भी कहीं अधिक परेशान करने वाली चीज का पता लगाया, निकेल। पराबैंगनी और निकट अवरक्त बैंडों में मजबूत, लगातार निकेल स्पेक्ट्रल रेखाएं दिखाई देने लगीं। ये निशान या विसंगतियां नहीं थीं, बल्कि शक्तिशाली संकेत थे, स्पष्ट दोहराव वाले और वास्तविक। निकेल रेखाएं पृष्ठभूमि से बिल्कुल ऊपर थीं। वस्तु के करीब आने पर इनकी सांद्रता बढ़ती जा रही थी, 3.8 खगोलीय इकाइयों पर। आउटपुट पहले से ही 10⁻21 परमाणु प्रति सेकंड से अधिक माप रहा था। 2.85 खगोलीय इकाइयों पर यह 85 खगोलीय इकाइयों तक पहुंच गया। इसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। लेकिन आश्चर्य निकल की उपस्थिति से नहीं, बल्कि उसकी अनुपस्थिति से हुआ। लोहा। वेब से लेकर विशाल दूरबीन और जेमिनी तक सभी उपकरणों में लोहा अनुपस्थित, निष्क्रिय और बेजान था। कोई संकेत नहीं, कोई निशान नहीं, यहां तक कि कोई शोर भी नहीं। और यह सामान्य बात नहीं है। अब तक दर्ज किए गए प्रत्येक प्राकृतिक धूमकेतु और उल्कापिंड में निकल और लोहा सहोदर होते हैं। उनका अनुपात एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। अब तक हमेशा से 1 भाग निकल और 15 भाग लोहा का अनुपात रहा है। लेकिन एटलस ने इस नियम को सबसे हिंसक तरीके से तोड़ दिया। निकल का वजन लोहे से 40 गुना से भी अधिक था। ऐसी कोई झात प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है जो इस तरह का विभाजन उत्पन्न कर सके। प्रयोगशालाओं में इन धातुओं को अलग करने के लिए ऊर्जा, मशीनरी और उद्देश्य की आवश्यकता होती है। और यहाँ अंतरिक्ष में चुपचाप तैरती हुई एक वस्तु इसे निष्क्रिय रूप से, या शायद पूरी तरह से निष्क्रिय रूप से नहीं कर रही थी। रासायनिक संकेतों को पूरी तरह से डिकोड किए जाने से पहले ही पैनस्टार के ट्रैकिंग नेटवर्क की नज़र किसी और चीज़ पर पड़ी। 3 एटलस की गति बढ़ रही थी, लेकिन किसी धूमकेतु की तरह नहीं, सौर ताप या दबाव के कारण। यह सूर्य से बहुत दूर था और इतना ठंडा था कि ऊर्ध्वपातन जेट इतनी गति उत्पन्न नहीं कर सकते थे। फिर भी मात्र 72 घंटों में वस्तु का वेग 0.12 मीटर प्रति सेकंड वर्ग बढ़ गया।
यह संख्या भले ही छोटी लगे, लेकिन 11 किलोमीटर चौड़े यानी एक शहर के आकार के पिंड के लिए इस तरह का त्वरण बहुत बड़ा है, जैसे किसी शांत समुद्र में बिना इंजन के कोई क्रूज जहाज गति पकड़ रहा हो। यह परिवर्तन भी सहज नहीं था। विश्लेषकों ने सूक्ष्म उछाल गति के मुख्य चाप पर फैली हुई झिलमिलाहट देखी, मानो वस्तु के अंदर कुछ बार बार चालू और बंद हो रहा हो। इसे गैस उत्सर्जन टूटी हुई पपड़ी या सौर हवाओं के माध्यम से समझाने के प्रयास विफल रहे। कोई भी इसकी लय से मेल नहीं खा सका, कोई भी इसकी नियमितता को समझा नहीं सका, क्योंकि यह नियमित थी। हर 7.2 घंटे में 3 आंखों वाला एटलस एक प्रकाश स्तंभ की तरह पूर्वानुमान के अनुसार तेजी से चमक उठता था। चमक का वक्र लुढ़कते मलबे की तरह अव्यवस्थित नहीं था, यह एकदम स्थिर और घड़ी की तरह चलने वाला था। कुछ लोगों ने सूर्य की रोशनी को ग्रहण करने वाली एक चादर जैसी सतह का सुझाव दिया, दूसरों ने एक खोखले घूमते हुए ढांचे का प्रस्ताव रखा। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, यह कोई चट्टान नहीं थी, यह कुछ ऐसा था जो सटीकता से गति कर रहा था। और यहीं से विज्ञान डगमगाने लगता है, क्योंकि जब हर संभावना खारिज हो जाती है, जब ऊर्ध्वपातन, यादृच्छिकता और अव्यवस्थित संरचना सब विफल हो जाते हैं, तो एक ऐसी संभावना बचती है जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता। वह 3 आंखों वाला एटलस जानबूझकर बनाया गया है, निर्मित किया गया है, गढ़ा गया है। शायद जानबूझकर नहीं, शायद यह मलबा है, एक टुकड़ा, एक ऐसी सभ्यता का परित्यक्त जहाज जो पृथ्वी पर जंगल उगने से पहले ही नष्ट हो गई थी। लेकिन शायद यह उससे भी बदतर कुछ है, कुछ जीवित, एक ऐसा यंत्र जो अभी भी सक्रिय है, एक ऐसी प्रणाली जो अभी भी प्रतिक्रिया दे रही है, एक ऐसी व्यवस्था जो हमें देखती है और परवाह नहीं करती, एक ऐसी व्यवस्था जो प्रकृति द्वारा निर्धारित नहीं बल्कि एक सुनियोजित पथ पर चल रही है। क्योंकि कोई भी धूमकेतु इतनी ठंड में जाग नहीं सकता, बिना लोहे के धात्विक निकल उत्सर्जित नहीं कर सकता, बिना ईंधन के गति नहीं बढ़ा सकता और यांत्रिक लय में घूम नहीं सकता। और फिर भी ये हमारे सबसे उन्नत उपकरणों के सामने ये सब कर रहा है बिना कुछ छुपाने की कोशिश किए। जेम्स वेब ओवरराइड महज एक तकनीकी प्रतिक्रिया नहीं थी, यह घबराहट की एक दबी हुई आवाज़ थी, एक अनकही सहमति थी कि यह सामान्य नहीं है, कि शायद यह पहली बार है जब हम सीधे एलियन मशीनरी को देख रहे हैं। और अगर हम गलत भी हैं तो यह साधारण तथ्य कि अब हम अंतर नहीं बता सकते अपने आप में एक चेतावनी है। त्वरण डेटा ने विभिन्न वेधशालाओं में बहस छेड़ दी और इसी बीच एक नई जानकारी सामने आई जिसे स्वाभाविक मानना और भी कठिन था। प्रकाश वक्र। परीक्षण अंतरिक्ष दूरबीन जेमिनी साउथ से प्राप्त फोटोट्रिक डेटा ने प्रत्येक 7.2 घंटे में 3 आई एटलस की आवधिक चमक का खुलासा किया। यह अपने आप में कोई असामान्य बात नहीं होती। कई धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह घूमते हैं और सूर्य के प्रकाश को एक ही पैटर्न में परावर्तित करते हैं, लेकिन यह कोई अव्यवस्थित घुमाव नहीं था। चमक के ये उतार चढ़ाव बेहद स्पष्ट और सटीक थे। ये धीरे धीरे कम नहीं होते थे और न ही किसी अनियमित चट्टान के घूमने की तरह अनियमित रूप से टिमटिमाते थे। ये किसी प्रकाश स्तंभ की तरह प्रकट और गायब होते थे, बिल्कुल सटीक अंतराल पर। यहाँ तक कि जब गैस उत्सर्जन बढ़ा और वस्तु की गति तेज हुई, तब भी प्रकाश की यह लय नहीं बदली। यह एक मेट्रोनोम की तरह अपने चक्र पर कायम रही। इस स्थिरता से किसी अधिक संरचित प्रक्रिया का संकेत मिलता था, जो केवल सूर्य के प्रकाश पर बेतरतीब ढंग से प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी, बल्कि सटीकता से प्रतिक्रिया कर रही थी। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि यह एक प्रकाशपाल हो सकता है, एक चौड़ी परावर्तक संरचना जो सौर विकिरण को पकड़ने के लिए बनाई गई हो। सैद्धांतिक रूप से ऐसी प्रणाली त्वरण और नियमित चमकने के पैटर्न दोनों की व्याख्या कर सकती है। कुछ अन्य लोगों ने सपाट पैनलों वाले एक घूर्णनशील प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव रखा, लेकिन सभी इस बात पर सहमत थे कि यह व्यवहार किसी भी जात प्राकृतिक वस्तु से मेल नहीं खाता था। यह कोई घूर्णन नहीं था, यह एक संकेत था, एक यांत्रिक स्पंदन था, और हर बार गुजरने पर यह पृथ्वी से देख रहे उपकरणों को एक ही संदेश फुसफुसाता था, मैं वह नहीं हूं जो तुम मुझे समझते हो। जिस क्षण सब कुछ बदल गया, वह क्षण वस्तु से नहीं बल्कि उससे उत्पन्न हुआ। लोग इस पर नजर रख रहे थे। 6 अगस्त को 211 GMT पर जमीन पर स्थित वेधशालाओं ने वेब नियंत्रण केंद्र को एक अलर्ट भेजा। अन्य दूरबीनों से आ रहे स्पेक्ट्रल डेटा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। CO2 उत्सर्जन असामान्य रूप से बढ़ रहा था, धात्विक रीडिंग में अचानक वृद्धि हो रही थी और वेग में एक ऐसा बदलाव आया था जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के अनुरूप नहीं था। तभी यह घटना घटी। आपातकालीन ओवरराइड, एक अत्यंत दुर्लभ प्रोटोकॉल
जो हर निर्धारित अवलोकन को बाधित करता है और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को उसके दीर्घकालिक मिशन से हटाकर एक विशिष्ट विसंगति की जांच करने के लिए निर्देशित करता है। यह एक ऐसा कदम है जिसमें बहुमूल्य समय, ईंधन और बजट की बर्बादी होती है, और दूरबीन के प्रक्षेपण के बाद से इसे केवल कुछ ही बार अंजाम दिया गया है, और किसी अंतरतारकीय पिंड के लिए तो पहले कभी नहीं। कुछ ही मिनटों में संशोधन प्रक्रिया समितियों और परियोजना समय सीमाओं को पार करते हुए सीधे परियोजना वैज्ञानिक के डेस्क पर पहुंच गई। अनुमोदन सर्वसम्मत होना आवश्यक था, और यह सर्वसम्मत था। वेब ने अपना रुख बदला, उपकरणों को पुनः कैलिब्रेट किया गया, और 217 GMT पर NIRPC उपकरण की मदद से इसने 3 एटलस पर फोकस किया। डेटा के उन पहले पैकेटों में जो कुछ मिला वह न केवल अजीब था बल्कि ऐतिहासिक था। स्पेक्ट्रा में किसी धूमकेतु की बर्फीली छाप नहीं दिखी। उनमें कार्बन रसायन इतना चरम और अस्थिर था कि सौर मंडल के सभी झात पिंड इसके सामने शांत प्रतीत होते थे। ओवरराइड करने का निर्णय केवल एक वैज्ञानिक विकल्प नहीं था, यह एक मौन चेतावनी थी। अब तक निर्मित सबसे उन्नत दूरबीन ने एक मशीन का पीछा करने के लिए ब्रह्मांड को रोक दिया था। वैज्ञानिकों ने वेब के डेटा का जितना गहराई से विश्लेषण किया, उतना ही उसमें कुछ भी परिचित खोजना मुश्किल होता गया। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का अनुपात पूरी तरह से बेमेल था, लेकिन धातु की संरचना ने सारे नियम तोड़ दिए। आज तक जितने भी धूमकेतु, क्षुद्रग्रह और उल्कापिंडों का अध्ययन किया गया है, उन सभी में लोहा और निकल एक साथ पाए जाते हैं। ये दोनों एक ही खगोलीय भट्टी में भौतिक नियमों से बंधे और प्राचीन विस्फोटों में मिश्रित होकर पैदा होते हैं। इनका अनुपात थोड़ा बहुत बदल सकता है, लेकिन इनकी साझेदारी अटल है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। एटलस पर्वत श्रृंखला में निकल हर जगह था और लोहा गायब था। न कम हुआ, न छिपा, बस गायब। सभी जांचों में कोई त्रुटि नहीं पाई गई। पराबैंगनी स्पेक्ट्रोग्राफ टीमों ने 1 दर्जन से अधिक ज्ञात लौह रेखाओं का मिलान किया, कोई भी रेखा नहीं दिखी। इसके विपरीत निकेल ने स्पेक्ट्रम को एक तेज रोशनी की तरह चमका दिया। 3415, 3524, 3769 एंगस्ट्रॉम और इससे अधिक तरंग दैर्ध्य शोर से ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। प्रयोगशाला में इस प्रकार के पृथक्करण में सक्षम एकमात्र ज्ञात प्रक्रिया में उच्च ऊर्जा रसायन विज्ञान, औद्योगिक दबाव और सटीक नियंत्रण शामिल है। टीम ने एक स्पष्टीकरण प्रस्तावित किया। निकेल कार्बोनिल की उपस्थिति, एक वाष्पशील यौगिक जो मात्र 43 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पीकृत हो जाता है, लेकिन यह अणु भी दुर्लभ है और यह लोहे की पूर्ण अनुपस्थिति की व्याख्या नहीं करता। नतीजा यह हुआ कि जो स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट मिला वह किसी भी प्राकृतिक चीज से मेल नहीं खाता था। बोरिसोव से भी नहीं, ओमुआमुआ से भी नहीं, यह किसी से भी मेल नहीं खाता था। रासायनिक संरचना इतनी विकृत, इतनी जानबूझकर बनाई गई थी कि सबसे रूढ़िवादी लोग भी पूछने लगे, यह किस तरह की जगह, किस तरह की दुनिया या किस तरह की तकनीक से बना होगा। इस रहस्य के सबसे विचित्र पहलू का स्रोत अंतरिक्ष नहीं है। यह पृथ्वी पर संग्रहालयों, कब्रों और प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिनमें आकाश से आए लोहे का जिक्र है। मिस्रवासी इसे स्वर्ग की धातु कहते थे। राजा तुतनखामुन के साथ दफन तलवार में लगभग 11% निकेल है, जिसे प्राचीन औजारों से गढ़ना असंभव है, लेकिन यह उल्कापिंडों के रासायनिक स्वरूप से पूरी तरह मेल खाता है। बेबीलोन के लेखकों ने गिरते तारों और जलते पत्थरों का जिक्र किया है, जिनके हमेशा युद्ध और विनाश के अपशकुनों से जोड़ा जाता था। प्राचीन निकट पूर्व में कुलीन कलाकृतियां, अंगूठियां, मनके और कटारें ऐसी धातुओं से बनी हुई मिलती हैं जिनमें निकेल की मात्रा पृथ्वी के किसी भी अयस्क से अधिक है। ये धातुएं गिरीं, चमकीं और लोगों में विस्मय और भय दोनों पैदा करती थीं। और अब 2025 में हम फिर से आकाश को देख रहे हैं और वही विशिष्ट आकृति देख रहे हैं। उच्च निकल कोई लोहा नहीं, अज्ञात स्रोत। विडमैन पैटर्न क्रिस्टलीय धारियां जो केवल अंतरिक्ष में निर्मित धातुओं में पाई जाती हैं, शहरों से भी पुराने अवशेषों पर अंकित हैं। इतिहासकार और भौतिक विज्ञानी दोनों ही अब यह सवाल पूछ रहे हैं, किसी ने कभी हिम्मत क्यों नहीं की? क्या होगा यदि वे कलाकृतियां केवल उल्कापिंड के टुकड़े न हों बल्कि संपर्क के प्रमाण हों? क्या होगा यदि वे धातुएं केवल तारों से गिरे मलबे न हों बल्कि किसी ऐसी चीज के टुकड़े हों जो पहले आई थी और गुजर चुकी है? और क्या होगा यदि 3 एटलस केवल एक और विसंगति न हो बल्कि एक बहुत पुरानी किताब का अगला अध्याय हो, जिसे हमने अभी पढ़ना शुरू ही किया है? वैज्ञानिकों ने उच्च निकल उत्सर्जन और CO2 से भरपूर गैसों का विश्लेषण जारी रखा। तभी कैलटेक के एक शोधकर्ता ने थर्मल डेटा में कुछ चौंकाने वाली बात देखी।
3 एटलस कैमरों से निकलने वाले प्रकाश पैटर्न में एक सूक्ष्म लेकिन निरंतर विद्युत चुंबकीय लय छिपी हुई थी। एक ऐसी आवृत्ति पल्स जो इतनी नियमित थी कि उसे यादृच्छिक नहीं कहा जा सकता था, फिर भी इतनी धीमी थी कि उसे जानबूझकर प्रसारित नहीं किया जा सकता था। वेब सेंसरों ने इसे रिकॉर्ड किया था, लेकिन शुरू में इसे उपकरणों का शोर मानकर नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन ऐसा नहीं था। जब उत्सर्जन डेटा को ध्वनि रूप में परिवर्तित किया गया, यानी श्रव्य तरंगों में बदला गया, तो एक दोहराव वाली लय का पता चला। न संगीत, न भाषा, बल्कि कुछ और भी भयावह। एक गणितीय लय अभाज्य अंतराल, फिबोनाची अनुपात, ज्यामितीय स्वर, जो प्राचीन वास्तुकला के डिजाइन में क्रिस्टल वृद्धि में डीएनए में पाई जाने वाली संरचनाओं की प्रतिध्वनि करते थे। संकेत अंतरिक्ष में प्रसारित होने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, लेकिन आसपास के किसी भी प्रेक्षक द्वारा पढ़े जाने के लिए पर्याप्त मजबूत था। दूसरे शब्दों में, यह एक सुराग था, एक प्रकार का ब्रह्मांडीय फिंगरप्रिंट, जो रेडियो तरंगों में नहीं बल्कि वस्तु के व्यवहार में ही समाहित था। और अगर हम इसे सुन सकते थे तो दूसरे भी सुन सकते थे। सवाल यह नहीं था कि संकेत किसके लिए था, सवाल यह था कि इसे पहले से ही और किसने सुना है। वेब ओवरराइड की घटना के वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित करने के कुछ ही दिनों बाद दक्षिणी गोलार्ध के भूभौतिकविदों ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में विसंगतियों का पता लगाना शुरू कर दिया। शुरुआत में इन्हें मामूली सौर गतिविधि के कारण होने वाले उतार चढ़ाव मानकर खारिज कर दिया गया था, लेकिन सच्चाई को नज़रअंदाज करना मुश्किल हो गया। अंटार्कटिका, अर्जेंटीना और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सहित कई स्थानों पर एक समान अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी पल्स दर्ज की गईं, जो बिल्कुल 7.2 घंटे के अंतराल पर थीं और 3 एटलस के प्रकाश वक्र आवधिकता से मेल खाती थीं। ये पल्स सौर तूफानों या बिजली गिरने के पैटर्न का अनुसरण नहीं करती थीं। ये तरंगें ऊपर से नहीं बल्कि पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न हुई थीं। और तो और, ये वस्तु के उत्सर्जन में छिपी ऊष्मीय आवृत्ति की संरचना को प्रतिबिंबित करती थीं। पृथ्वी की गहराई में कुछ गूंजने लगा था, जोर से नहीं, हिंसक रूप से नहीं, बल्कि लयबद्ध रूप से, मानो प्रतिक्रिया दे रहा हो, समन्वय कर रहा हो, जैसे कोई ट्यूनिंग फोर्क किसी भूले हुए गीत की गुनगुनाहट को पकड़ लेता हो। यह विचार कि पृथ्वी की प्राचीन प्रणालियां, चाहे वो टेक्टोनिक हों, विद्युत चुंबकीय हों या जैविक सौर मंडल से गुजरने वाली किसी चीज़ के साथ तालमेल बिठा सकती हैं, बेहद डरावना है। यह खतरा इसलिए नहीं कि इससे कोई बड़ा खतरा है, बल्कि इसलिए कि इससे इतिहास का पता चलता है। हो सकता है कि पृथ्वी ने पहले भी इस आवृत्ति को सुना हो और यह पहली बार ना हो, और जो भी सुप्त अवस्था में था उसे याद आ गया हो। प्रवेश पथ से लेकर निकास पथ तक 3 एटलस का मार्ग लगभग अति सटीक प्रतीत होता है। यह वस्तु केवल गुरुत्वाकर्षण के बल से अंतरिक्ष में गति नहीं करती, यह दिशा निर्देशित है, यह चकमा देती है। इसका मार्ग प्रणाली के प्रत्येक प्रमुख पिंड से उल्लेखनीय सटीकता के साथ बचता है, मानो कोई अंतरिक्ष यान पूर्व निर्धारित मार्ग पर चल रहा हो। प्राकृतिक धूमकेतु पत्थों की तुलना में, जो अव्यवस्थित, विकृत और गुरुत्वाकर्षण के प्रति प्रतिक्रियाशील होते हैं, यह वस्तु एक रहस्यमय ढंग से सुनियोजित व्यवहार करती है। सिमुलेशन में खगोलविदों ने ग्रहों के स्लिंगशॉट युद्धाभ्यास के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रक्षेप पथ मॉडल में 3 नेत्र एटलस डेटा डाला, जिस प्रकार के मॉडल नासा अंतर्ग्रहीय जांचों की रूपरेखा तैयार करने के लिए उपयोग करता है। परिणाम स्वरूप इंजीनियर किए गए उड़ान पथों के साथ 92.6% मिलान हुआ। और फिर कुछ और भी चौंकाने वाला सामने आया। जब इसे आगे प्रक्षेपित किया गया तो इसका मार्ग क्षणिकी कक्षा के ठीक आगे एक संकरे स्थानिक गलियारे को पार करता है। एक ऐसा गलियारा जिसे कुछ लोग एक काल्पनिक गुरुत्वाकर्षण शून्य बिंदु या यहाँ तक कि बाहरी हेलोपॉज में प्रवेश द्वार के रूप में मानते हैं। संक्षेप में, यह वस्तु बह नहीं रही है, यह निकल रही है, और ऐसा उस स्तर के समन्वय के साथ कर रही है जो किसी भी जात प्राकृतिक पिंड ने आज तक प्रदर्शित नहीं किया है। समय स्थिति त्वरण, ये सब न केवल यात्रा की ओर बल्कि दिशा निर्देश की ओर, खोज की ओर नहीं बल्कि मिशन के क्रियान्वयन की ओर इशारा करते हैं। ऐसा लगता है कि पहला मिशन लगभग पूरा हो चुका है और फिर अंधेरा छा गया। जैसे ही जेम्स वेब उच्च रिजोल्यूशन स्कैन के एक और दौर की तैयारी कर रहे थे, जैसे ही वस्तु सूर्य से 2.5 खगोलीय इकाइयों की दूरी पर आई, 3 आई एटलस उत्सर्जन रासायनिक और तापीय दोनों फीके पड़ने लगे। निकेल की स्पेक्ट्रल रेखाएं धुंधली हो गईं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन धीमा हो गया। आवधिक प्रकाश वक्र सपाट हो गया और फिर अचानक वस्तु वेब की पहचान सीमा से नीचे चली गई। दूरी या अवरोध के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने पूरी तरह से चमकना बंद कर दिया था। यह कोई प्राकृतिक क्षीणता नहीं थी, यह एक तरह का शटडाउन था। 11 घंटों के भीतर इसका हर दृश्य व्यवहार समाप्त हो गया। दुनिया भर के उपकरणों ने इसकी पुष्टि की।
जेमिनी सुबारू वेरी लार्ज टेलीस्कोप। यहाँ तक कि चिली में स्थित ग्राउंड बेस्ड इंफ्रारेड टेलीस्कोप ने भी यही रिकॉर्ड किया। 3 एटलस एकदम शांत हो गया था। सन्नाटा अचानक जानबूझकर छा गया था, मानो किसी छलावे की तरह, या उससे भी बदतर, जैसे किसी प्रसारण का अंत हो गया हो। क्योंकि अगर 3 एटलस अब तक संचारित, उत्सर्जित और प्रतिक्रिया दे रहा था, तो शायद वह छिप नहीं रहा था, शायद वह खोज रहा था, सक्रिय हो रहा था या परीक्षण कर रहा था। और जब उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, तो वह बस रुक गया, जैसे कोई मशीन अपना अंतिम प्रोटोकॉल पूरा करने के बाद बंद हो जाती है, हमें जवाब नहीं देती, बल्कि इस भयावह एहसास के साथ छोड़ जाती है कि हम कभी नियंत्रण में नहीं थे। हम तो बस किसी ऐसी चीज के दर्शक थे जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक पुरानी और धैर्यवान थी। जब वैज्ञानिकों को लगा कि त्रिविमीय एटलस ने सौर मंडल से अपना चक्कर पूरा कर लिया है, तभी नवीनतम प्रक्षेप पथ मॉडल में कुछ असंभव सा सामने आया। इसका मार्ग, जिसके बारे में पहले अनुमान था कि यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाकर गहरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा, सूक्ष्म रूप से लेकिन महत्वपूर्ण रूप से बदल गया था। बाहर की ओर बढ़ते रहने के बजाय यह फिर से आंतरिक मंडल की ओर थोड़ा सा खिसक गया था। यह कोई गुरुत्वाकर्षण संबंधी विसंगति नहीं थी, गणितीय गणनाएं सटीक थीं। वेक्टरों ने इसकी पुष्टि की। 3i एटलस, जो कभी शांत तो कभी अंधेरा था, ने अपना रास्ता बदल लिया था, लेकिन यह बदलाव आकस्मिक नहीं था। इसके बदले हुए मार्ग ने पृथ्वी और शुक्र के बीच एक विशिष्ट क्षेत्र को पार किया, जो अपने स्थिर गुरुत्वाकर्षण गतिकी के लिए जाना जाता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह उन कुछ क्षेत्रों में से एक था जहां हाल ही में कई पृथ्वी आधारित उपग्रहों ने रुक रुक कर सिग्नल में बाधा की सूचना दी थी। नासा ने शुरू में इस मार्ग परिवर्तन को अवलोकन संबंधी त्रुटि मानकर खारिज कर दिया, लेकिन जब 3 अलग अलग गहरे अंतरिक्ष रडार संयंत्रों गोल्डस्टोन एरोसिबो और चीनी फास्ट एरे ने इस परिवर्तन की पुष्टि की, तो स्थिति बदल गई। चूंकि कोई भी धूमकेतु अदृश्य होने के बाद अपना मार्ग नहीं बदलता, इसलिए कोई भी प्राकृतिक वस्तु कम दृश्यता वाले क्षेत्र में नहीं जाती, और निश्चित रूप से कोई भी बुद्धिहीन प्राणी इतने सटीक और सुनियोजित इरादे से ऐसा पैंतरेबाजी नहीं करता, जब तक कि उसका इरादा वहां से जाने का न हो, बल्कि वहीं रहने का हो। जहां इंजीनियर और खगोलविद 3 आंखों वाले एटलस से ऑप्टिकल संपर्क फिर से स्थापित करने की होड़ में लगे थे, वहीं MIT की एक प्रयोगशाला में एक बिल्कुल अलग तरह की खोज घट रही थी। वहां एक न्यूरल AI सिस्टम को वेब और जेमिनी प्रेक्षणों से प्राप्त टेराबाइट्स स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा दिया गया था, लेकिन तत्वों का पता लगाने के लिए नहीं, बल्कि संरचना की खोज करने के लिए। और उसने एक संरचना ढूंढ निकाली। समय के साथ निकेल और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पैटर्न को देखने और घूर्णीय भिन्नता को समायोजित करने पर एक बहुआयामी हेलिक्स बनता है, जो समय श्रृंखला उत्सर्जन के भीतर अंतर्निहित एक घुमावदार संरचना है। पहली नज़र में यह अर्थहीन लगा, लेकिन जब इसकी तुलना पृथ्वी की सबसे प्रारंभिक जैविक संरचनाओं से की गई, तो एक चौंकाने वाली समानता दिखाई दी। प्रारंभिक RNA स्ट्रैंड पूरी तरह से मेल नहीं खाते, लेकिन ज्यामितीय समानताएं, पुनरावृत्ति मोड अनुपात, जो आणविक जीव विज्ञानियों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्या होगा यदि यह एटलस केवल गैस उत्सर्जित नहीं कर रहा था? क्या होगा यदि यह कोडित जैविक संरचना को मुक्त कर रहा था? जीवित नहीं, कोशिकाएं नहीं, बल्कि कुछ और प्राचीन, एक टेम्पलेट जैसा, एक प्रसारण ध्वनि में नहीं, बल्कि रसायन विज्ञान में, जैसे एम्बर में फंसा हुआ बीज जड़ पकड़ने के लिए सही वातावरण की प्रतीक्षा कर रहा हो। और क्या होगा यदि पृथ्वी या मंगल या सौर मंडल में कोई पूर्व चयनित बिंदु उस कोड को प्राप्त करने के लिए पहले से ही तैयार होता हो? शोधकर्ताओं ने दृश्य संपर्क को पुनः स्थापित करने के प्रयास में एक रडार पिंग प्रयोग किया। यह गहरे अंतरिक्ष में वस्तुओं का पता लगाने का एक मानक तरीका था, लेकिन इस बार कुछ ऐसा संकेत मिला जो आकाशीय एटलस से नहीं, बल्कि एक अप्रत्याशित दिशा से आया था, चंद्रमा के दूर के हिस्से से। यह संकेत सामान्य प्रतिध्वनि नहीं था। यह 0.23 सेकंड पहले ही लौट आया, और इसमें कुछ वर्णक्रमीय त्रुटियां थीं जो मूल तरंग रूप से मेल नहीं खाती थीं। पहले तो इस विसंगति का कारण सतह की अनियमितताओं को माना गया, लेकिन फिर यह बार बार होने लगा। लगातार 3 प्रयासों में पिंग न केवल विकृत होकर लौटा, बल्कि एक विशेष पैटर्न के साथ संशोधित भी हुआ। यह पैटर्न 3 सप्ताह पहले आई एटलस से रिकॉर्ड किए गए स्पंदनों के समान अंतराल समय का था। तभी चंद्र डेटा अभिलेखागार की जांच की गई और एक भयावह तथ्य सामने आया। 2017 में ओमुआमुआ के गुजरने के दौरान समान निर्देशांकों पर इसी तरह के मॉड्यूलेशन धुंधले रूप से रिकॉर्ड किए गए थे। पैटर्न वापस आ गया था। यह किसी सौर मंडल में आने वाला कोई धूमकेतु नहीं था। यह एक ऐसा तंत्र था जो किसी ऐसी चीज पर प्रतिक्रिया दे रहा था जिसे वह पहचानता था,
और अब चंद्रमा द्वारा पराई आवृत्तियों को वापस प्रतिध्वनित करने के साथ एक नई संभावना उभर कर सामने आई। वह 3 स्तरीय एटलस कोई घुसपैठिया नहीं था, वह एक उत्प्रेरक था, और चंद्रमा की सतह के नीचे जो कुछ भी दबा हुआ था वह अभी अभी सक्रिय हो गया था। 3i एटलस के अचानक बंद होने के 2 सप्ताह बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप ने चुपचाप अपने निर्धारित गहन क्षेत्र अवलोकन फिर से शुरू कर दिए। लेकिन कुछ अलग था। कई लक्ष्य दूरस्थ क्वाज़र और एक्सोप्लैनेट तारों में नहीं, बल्कि उनके बीच के अंतर तारकीय माध्यम में पृष्ठभूमि विसंगतियां प्रदर्शित कर रहे थे। हल्की लयबद्ध मंदता, निम्न आवृत्ति प्रवाह। सिंक्रोनाइज होने पर विसंगतियां एक दोहराव वाली श्रृंखला बनाती हैं। 7 स्पंदनों के बाद मौन, फिर 7 और। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के निर्देशांकों के आधार पर इन घटनाओं का पता लगाया, उन्हें एक चौंकाने वाली बात नजर आई। दृष्टि की प्रत्येक रेखा 3i एटलस के पथ के साथ संरेखित एक गलियारे से गुजर रही थी। इसका अर्थ यह था कि 3i एटलस केवल कुछ उत्सर्जित नहीं कर रहा था, यह एक रिले, एक श्रृंखला, एक बीकन या इससे भी बदतर एक उलटी गिनती का हिस्सा था। और इसकी टिक टिक शुरू हो चुकी थी। यह चेतावनी थी या सक्रियता, कोई नहीं कह सकता था। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, यह घटना अब स्थानीय नहीं रही। इसका प्रभाव आकाशगंगा तक फैल चुका था, और हम यहाँ किसी ऐसी चीज़ के किनारे पर खड़े हैं जिसे हम देख नहीं सकते। एक ऐसे प्रोटोकॉल की गूंज सुन रहे हैं जिसे हमने कभी शुरू ही नहीं किया, और फिर भी हमें ही जवाब मिल रहे हैं। हमें लगा कि हम अकेले हैं क्योंकि हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। हमने मान लिया कि सन्नाटा सुरक्षा का प्रतीक है और खालीपन अनुपस्थिति का। लेकिन अब हमें सच्चाई पता चल गई है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने सिर्फ एक अजीब वस्तु का पता नहीं लगाया, इसने एक प्रोग्राम के निष्पादन, एक बेहद सटीक प्रक्षेप पथ, एक बेहद सटीक रसायन विज्ञान और एक बेहद लयबद्ध आवृत्ति को रिकॉर्ड किया। 3i एटलस कोई संदेश प्रसारित नहीं कर रहा था, यह एक क्रम चला रहा था। एक ऐसी घटना जिसने आसपास के गुरुत्वाकर्षण को बदल दिया, एक ऐसी घटना जिसकी गूंज चंद्रमा से वापस लौटी, एक ऐसी घटना जिसने हमारे ग्रह के भीतर गहरे विद्युत चुंबकीय कंपन पैदा कर दिए। और अब हम अनकही सच्चाई का सामना कर रहे हैं, वह सच्चाई जो आधिकारिक रिपोर्टों की खामियों से फिसलकर देर रात की प्रयोगशालाओं में फुसफुसाती है। ये हमारा पहला संपर्क नहीं था, शायद यह संपर्क था ही नहीं, क्योंकि यह संचार से कहीं अधिक पुनर्संयोजन जैसा प्रतीत होता है। क्या होगा यदि 3 एटलस को हमें लुभाने के लिए नहीं बल्कि किसी और चीज को जगाने के लिए बनाया गया हो? क्या होगा अगर यह यहाँ खोजबीन करने नहीं बल्कि किसी काम को पूरा करने, कोई कोड देने, किसी लिंक की जांच करने या किसी निष्क्रिय कनेक्शन के काम करने की पुष्टि करने आया हो, और ऐसा करने के बाद यह बस रुक गया? यह गया नहीं, यह सन्नाटे में, सिस्टम में, उन जगहों में घुल मिल गया जहां हम अब देखते भी नहीं। और यही अंतिम भयावहता है। ये नहीं कि हमने किसी जीवित चीज को देखा, बल्कि ये कि हमने किसी बहुत पुरानी चीज की मशीनरी को एक ऐसा काम पूरा करते हुए देखा जिसे हम समझ भी नहीं सकते। और अब आगे जो भी होगा वह हमारे पहले टेलीस्कोप के निर्माण से बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली वस्तु दस्तक नहीं देगी, वह बस आ जाएगी। नोटिफिकेशन चालू करें ताकि जब आसमान से कोई नई चीज दिखाई दे तो आपको सबसे पहले पता चले। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अब भी सोचता है कि अंतरिक्ष खाली है। और हमें कमेंट्स में बताएं, क्या आपको लगता है कि 3i एटलस किसी ऐसी चीज़ की शुरुआत है या निरंतरता है जिसे हम पहले ही चूक चुके हैं? क्योंकि कभी कभी सबसे डरावनी खोजें वो नहीं होती जिन्हें हम देखते हैं, वे होती हैं जो हमारे देखने का इंतज़ार कर रही होती हैं।